हाय, मेरा नाम है संजय कुशवाहा और मैं हूँ सेलफोन सॉल्यूशन से। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल पे आप मुझे जानते हैं। ये हमारा जो अगस्त बैच है ऑफलाइन का, जो अभी रनिंग बैच है, इनकी 2 हफ्ते की क्लासेस हो चुकी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने जो क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो ये रिव्यूज़ वीडियोज़ हैं ये ज़्यादातर नहीं आते हैं यूट्यूब में, लेकिन आजकल अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड होता है कि क्लास कैसे चलती है, कहाँ चलती है, क्या हम सिखाते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए रिव्यूज़ हमें बनाने पड़ते हैं। तो आज का जो हमारा जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू दिखाऊंगा, टेक्निकल रिव्यू, कि उन्होंने 2 हफ्ते की क्लासेस में क्या सीखा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो है बेसिक जो लड़के फ्रेशर्स हैं वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस है, और आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि यहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ आईसी को निकलवाना लगाना सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे पास ज्वाइन करना चाहते हो, तो अगर स्कीमेटिक की अच्छी नॉलेज चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका सीखना है, तो आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास जैसे एग्जांपल मैं आपको 2-3 देता हूँ। जैसे सपोज़ करो हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ाते हैं, तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर जैसे एक BQ बेस्ड चार्जिंग सेक्शन होता है, PMI बेस्ड चार्जिंग सेक्शन होता है, एनालॉग चार्जिंग सेक्शन होता है, फास्ट चार्जिंग का सर्किट कैसे काम करता है, इस तरीके से वायरलेस चार्जिंग क्या होता है, अगर थर्मल का एरर आएगा तो वो फॉल्ट कहाँ से आता है, चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हो रही है वो फॉल्ट कहाँ से आता है, चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही वो फॉल्ट कहाँ से आता है, और एक मीडियाटेक प्लेटफॉर्म का चार्जिंग सर्किट और एक क्वालकॉम प्लेटफॉर्म का चार्जिंग सर्किट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हम डेप्थ में हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको BQ 25601 का चार्जिंग सर्किट पढ़ा दिया उसके बाद मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। टाइप सी चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसके अलावा जैसे आप डेड फ़ोन रिपेयर करने में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की इतना आसान है कि यहाँ पे हमारे पास कोई जादू की छड़ी है और मैंने इसमें बताया और डेड है और ये ऑन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक डेड फ़ोन को रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर उसका बूट सीक्वेंस स्टडी करना पड़ेगा और उसी लेवल पे आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आजकल के जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं उसके अंदर बहुत सारी PM यूज़ हो रही है, जैसे PM 6150, PM 7150, 6250, PM 660, बहुत सारी PM यूज़ हो रही है और सबका जो बूट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि डेड फ़ोन को ऑन करने के लिए उसकी प्राइमरी लाइन क्या होती है, BPH लाइन क्या होती है, बक लाइन क्या होती है, LDO लाइन क्या होती है, क्लॉक्स कैसे जनरेट होते हैं, CPU इनिशियलाइज कैसे होता है, उसमें जो MSM रीसेट क्या काम करता है, PS होल्ड क्या काम करता है, वॉच डॉग का मतलब क्या होता है, रीसेट B का मतलब क्या होता है। ये जो टेक्निकलिटी है जिससे कि हम आपके माइंड को शार्प करते हैं कि जब आप मल्टीमीटर को लेके बोर्ड पे रिपेयरिंग करने बैठोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे मल्टीमीटर को कहाँ उठा के रखना है, ठीक है। और उससे आप जब रिपेयरिंग करोगे तो एक तो नॉलेज भी अपग्रेड होगी और आपको पता रहेगा कि मुझे काम कहाँ करना है। तो इस तरीके से डेप्थ में अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, मैं हमारे जो स्टूडेंट हैं, इसमें हमारे जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे कोलकाता से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, और दिल्ली के भी हैं लोकल, और उड़ीसा बंगलोर के भी हैं, और कहाँ के, नेपाल के भी हैं, हर जगह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो ये वीडियोस देख सकता है, मैं इसमें छोटे छोटे रिव्यूज़ इसमें अपलोड करूँगा। सर, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ और मेरा नाम आशु सोनगरा है। लगभग 14-15 सालों से मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर, पहले सर फॉल्ट फाइंडिंग में सब बहुत दिक्कत आती थी मेरे को। जैसे डेड सेट को रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता था। जैसे चार्जिंग में नॉर्मल छोटे मोटे फॉल्ट हो जाते थे, हालांकि IC रिबॉलिंग वगैरह पहले से जानता हूँ, बट यहाँ पे आने से सर एक्चुअल किस वे में काम करना है ये पता चल गया। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, I2C प्रोटोकॉल क्या होता है, SPI प्रोटोकॉल क्या होते हैं, SPMI बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इन सब का पता चल गया। डेड में पहले पता था बक कॉइल्स होती है, सब वोल्टेज जनरेट करती है, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा पता चला बक में कौन सी वोल्टेज किस लाइन की होती है वो सब पता चला। जैसे LDO की वोल्टेज के बारे में, मॉडम की वोल्टेज के बारे में, मॉडम कब बनता है, और 0.6 से लेके 1.2 की वोल्टेज कहाँ किस लिए जाती है, वो सब यहाँ पे आने के बाद पता चला। और जैसे टच सेक्शन में, जैसे मान लीजिए
डायोड वैल्यू से पता कर लेता था पहले कहाँ पे फॉल्ट है कहाँ नहीं है। जीआर वैल्यू मतलब जीआर वैल्यू होती क्या थी ये पता था, बट कौन सी इक्वल होनी चाहिए कौन सी इक्वल नहीं होनी चाहिए यहाँ आने के बाद पता चला। जैसे टच में भी बहुत सारे सेक्शन हो गए, मोसी, SPI प्रोटोकॉल, I2C बेस प्रोटोकॉल, SPMI, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन सब पे हमें काम करना यहाँ पे सिखाया। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे आप 12 साल से काम कर रहे थे, ठीक है, तो मुझे पता है कि आप काफ़ी कुछ काम कर लेते थे, डबल डेकर भी आप कर ही लेते थे, ठीक है। तो अभी जैसे अभी आपने हमारे पास क्लासेस ली, जैसे आपने एक चार्जिंग का सेक्शन पढ़ा, तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर कितनी चीज़ें पढ़ी और कितनी अभी बाकी हैं जो मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो कि चार्जिंग सेक्शन कितने दिन चला और उसमें आपने क्या क्या पढ़ा। हमारा चार्जिंग सेक्शन अभी 5 से 6 दिन तक चला है, जिसमें मुझे पहले ये तो पता था OVP के बारे में क्या होता है, OVP को बाईपास किया जा सकता है और कौन सी OVP को बाईपास नहीं किया जा सकता। एनालॉग को किया जा सकता है, डिजिटल को करने में डिजिटल को बाईपास नहीं किया जा सकता। और सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करता था इन OVP के बाद का, बट मुझे पता चला यहाँ पे आने के बाद कि उस वोल्टेज को डायरेक्ट IC में ही चेक किया जा सकता है, जिसको PMID या MID पे चेक किया जा सकता है। पहले फॉल्ट होता था, चार्जिंग सेव नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग चार्जिंग IC वगैरह बदल देते थे। अब पता चला कि उसका फॉल्ट कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। स्विचिंग कोयल से भी हो सकता है, कैप से भी हो सकता है, उसका एक रजिस्टर होता है, इनेबल सिग्नल से भी हो सकता है। बहुत सारे फॉल्ट ऐसे होते हैं जो माइनरी होते हैं, सबको पता नहीं चल पाता है, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि वो फॉल्ट कहाँ से, एक्चुअल फॉल्ट कहाँ से निकलता है। सर, हमारे पास नए स्टूडेंट आएंगे, एक्सपीरियंस्ड या फ्रेशर, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, जो भी पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं काम कर रहे हैं और जो नए लोग भी हैं, मेरा तो बस इतना सा कहना है कि मैंने जो 14 साल में हैंड स्किल मेरी बहुत अच्छी है, मैं बेशक ऐसे बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे आने के बाद मेरी हैंड स्किल के अंदर भी सुधार हुआ है। और जो मेरी थ्योरी है, मुझे काम किस वे में करना है, मुझे यहाँ के आने के बाद पता चला। और मैं ऐसे खुद में ऐसे फील कर रहा हूँ, मेरा जो 14 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आने के बाद एकदम न्यूट्रल हो गया। मतलब शुरू से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ। और एक बार और कि जो हमारे राजस्थान से हैं एक बार आएँ, और डेमो क्लास की बजाय आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। सर का ऐसा नहीं है कि आप आते ही आप फॉर्म फिल कर दो, फीस दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम गोविंद है, मैं मुंबई से आया हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था, बस थोड़ा बहुत नॉलेज था मोबाइल के बारे में कि जैसे चार्जिंग जहाँ से हम लोग कनेक्ट किए, ऊपर वोल्टेज चेक कर लिए, हाँ आ गया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वोल्टेज आ रहा है फिर भी स्टोर क्यों नहीं हो रहा है। सर ने इतना डीपली हम लोग को समझाया कि अब हम चार्जिंग सेक्शन, टच सेक्शन, ग्राफिक, लाइट और ऐसे आवाज़ कैसे मतलब आता है, फटफट क्यों आ नहीं रहा है, प्रोटोकॉल, इनेबल, कोई IC जैसा कि कोई भी IC काम करने के लिए कितने लाइंस होता है, CPU के इनेबल वो प्रोटोकॉल जो होते हैं CPU को वर्क करने के लिए कितने लाइन आते हैं इस CPU से कोई भी IC के लिए चलने के लिए। ये सर हम लोग को बहुत ही डीपली समझाया। जैसे कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे तो ऐसे आया था पहले, सर समझ नहीं आया, लेकिन सर ऐसे समझाते हैं कि कैसे नहीं आएगा। सर पूरा सपोर्ट करते हैं, अगर तुमको नहीं आता सर अकेले में बैठ के समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे तुमको आना 102% या 5% जो भी समझो आएगा ज़रूर। फ्रेशर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैं तो फ्रेशर ही हूँ, बहुत लोग भाई लोग हैं फ्रेशर हैं। फ्रेशर के लिए अलग सर ने लैब बना दिया, वहाँ पे बहुत सारे सर हैं, एक फ्रेशर के पीछे एक सर हैं, सपोर्ट करते रहते, देखते रहते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसे करो, हम लोग पूछते रहते हैं। बहुत यहाँ पे मुझे आने के बाद बहुत कुछ पता चला। मुझे नहीं पता था कि फ़ोन में इतनी पढ़ाई होती है, ऐसा वैसा, और ट्रेसिंग करना क्या होता है, बोर्नियो में ये क्या होता है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। यहाँ आने के बाद सब नॉलेज मिला बहुत ही डीपली। अब मैं कम से कम, अभी तो हमारा 10-15 दिन हो गया, 2 हफ्ता वीक बीत चुका है, इसमें मैं तो कम से कम 70% तक फ़ोन रिपेयर कर सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। फ्रेशर होकर मैं बोल रहा हूँ, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं इस दुकान पर काम करता था, ये वो कुछ भी नहीं। सर मेरा नाम शिव कुमार है, मैं बेंगलोर से हूँ। बेसिकली मैं 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है। पहले तो मैं डिस्प्ले तो सभी चेंज कर देता, चार्जिंग जॉक और रिंगर सभी छोटा मोटा काम तो कर लेता था। सो यहाँ आने के बाद मुझे सरप्राइज़ क्या मिला, मतलब वो चार्जिंग सर्किट में बड़ी चार्जिंग नहीं होता है, वो फ्यूल गेज सेक्शन होता है। फ्यूल गेज सेक्शन पे वो परसेंटेज इंक्रीज़ करने वो फ्यूल गेज ये करता है। बंद में बिग सरप्राइज है मुझे। सर मैं कन्नड़ में बोलूँ, ಹಿಂದಿ ಏನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನಿಸಿತ್ತೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ -5 ವೋಲ್ಟು +5 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಬರೀ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಟ್ಟೋ 2 ಸೆಟ್ಟೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿತೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ಕೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಡೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ವಾಟರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಆದರೆ ಆನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, LDO ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು CPU ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ದಿರ ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದು ನೀವು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಅಂತೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆಗಲಿ ರಿಂಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿಪೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ IC ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ CPU ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೇಯ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬದ್ರೆ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ, ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಾದ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೇನಾರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿ, ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲಾಸ್ 15 ದಿನನೋ 20 ದಿನನೋ 25 ದಿನನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದರು, ಮತ್ತೇನೇ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೂ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ಬರ್ಬೋದು. नमस्कार, मेरा नाम रूबेल है, मैं कोलकाता से आया हूँ और मैं अपना लैंग्वेज में मैं यहाँ पर क्या सीखा है वो बताना चाहता हूँ। तो আমি 1.5 সাল ধরে কাজ করছি এখানে মোবাইল রিপেয়ারিংয়ে। তো 1.5 সাল ধরে কাজ করে আমি শুধুমাত্র কানেক্টটা লাগাতে পারতাম, এছাড়া এর বাইরে তেমন কিছু কাজ করতাম না। কম্বো ফোল্ডার এই সমস্ত কিছু কাজ করতাম, এর বাইরে তেমন কিছু জানতাম না। তো আমি আমার একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার হচ্ছে, একটা ইলেকট্রিসিটির ক্ষেত্রে একটা যেমন কারেন্টে একটা সুইচ অন অফ করলে লাইট জ্বলে, কিন্তু সুইচ অফ করলে লাইট জ্বলছে না, কারণ ইলেকট্রিসিটি ওখানে যাচ্ছে না। তার মধ্যে একটা লজিক আছে, কিন্তু একটা মোবাইলের ক্ষেত্রে কীভাবে সার্কিট কাজ করছে সেই জিনিসটা আমি কখনো বুঝতে পারতাম না। অনেকভাবে ট্রাই করতাম কিন্তু বুঝতে পারতাম না। তো স্যারের কাছে এসে আমি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি অ্যাকচুয়ালি মোবাইলটা কীভাবে কাজ করছে, পাওয়ার কি চাপার পরে কী কী সিস্টেম কাজ করছে, কীভাবে একটা মোবাইলটা চালু হচ্ছে, সমস্ত কিছু এখানে এসে জিনিসগুলো বুঝতে পারছি। সিম্পলভাবে যেমন আমি যদি বলি শুধুমাত্র কানেক্টারের ক্ষেত্রে, চার্জিং ডিটেলসের ক্ষেত্রে ফার্স্ট আমি শুধুমাত্র চার্জিং চেঞ্জ করতে পারতাম, কত ভোল্টেজ আসছে এটা জানতে পারতাম, এর বাইরে তেমন কিছু জানতে পারতাম না। তো এখানে এসে আমি যে জিনিসটা জানতে পারলাম, চার্জে আউট হওয়ার পর তারপরে কোথায় যাবে, ফার্স্টে আমাদের OBB IC যাবে, এবং OBB IC সেটা আমাদের ডিজিটাল না অ্যানালগ, সেটা বাইপাস করতে পারবো না, সেটা আমরা অ্যানালগ হলে বাইপাস করতে পারবো, কিন্তু ডিজিটাল হলে ওটা বাইপাস করতে পারবো না, ঠিক আছে। এবং তারপরে যেটা রয়েছে OBB থেকে আমাদের যাচ্ছে চার্জিং IC। তো চার্জিং ICতে আমাদের ঠিকঠাকভাবে আউটপুট দিচ্ছে কি দিচ্ছে না সেটা আমরা PMIDতে চেক করতে পারবো। PMIDতে যদি 5 ভোল্টেজ থাকে তাহলে আমরা মনে করবো চার্জিং ICটা ওকে একদম ক্লিয়ারভাবে কাজ করছে। এবং যদি তারপরে যদি ফেক চার্জিং হয় আমাদের সেটার ক্ষেত্রে ফুয়েল গ্যাস IC দায়ী হতে পারে, বুস্ট ক্যাপাসিটরের প্রবলেম হতে পারে। এছাড়াও আমাদের যে চার্জিং ইনেবল লাইনের যে রেজিস্টার পুল ডাউন যে রেজিস্টার ও ইনেবল লাইনের প্রবলেম হলে আমাদের ফেক চার্জিং হতে পারে, ফলস চার্জিং হতে পারে। এছাড়াও যে সুইচিং কয়েল আছে সেটা প্রবলেম হলে, সেটা ড্রাই হয়ে গেলে আমাদের ফলস চার্জিং হতে পারে। তো এখানে এসে যে জিনিসটা আমি বুঝতে পারলাম সমস্ত কিছু একটা যে থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলো, তো তার জন্য আমি সেলফোন সলিউশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেবো। আর যারা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে স্যারের কাছে আসতে চাইছেন, একদম কোনো চিন্তা নেই, আপনারা টোটাল ডিপ লেভেলের জিনিসগুলো জানতে পারবেন। আমি এটা আমার অনেস্ট ফিডব্যাক দিচ্ছি,
তাতে কোনো সমস্যা নেই। আপনারা একদম ডিপ লেভেলের মনের মধ্যে যত কোশ্চেন আছে, আপনার মোবাইল রিলেটেড যত কোশ্চেন আছে, স্যারদের कोश्चन করলে इन्स्टेन्ट रिप्लाई पाবেন। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते एभ्रिवान, म चाहिँ नेपालबाट होइन बाँकी डिस्ट्रिक्ट नेपालगञ्जबाट हो म। हामीहरू चाहिँ अब कोर्स गर्नुपर्छ। मेरो सानोतिनो पसल छ नेपालगञ्जमा पसल छ। अब मलाई ट्रेनिङको लागि पनि केही थाहा छैन, मलाई के कस्तो कुन कन्डिसनमा के गर्ने भन्ने कुरो। बट अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले युट्युबबाट हरेक चिज हेरेर गर्थ्यौँ, बस त्यसमा पनि केही न केही फल्टहरू आइहाल्थ्यो। त्यो सक्सेस हुन्न, 100% त्यो क्लियर हुन्न युट्युबमा भनेको, हेरेर गर्ने भनेको। त्यही भएर हामीले केही ट्रेनिङ लिनु पर्छ भनेर हामी 3 जना नेपालबाट 3 जना आएको। हामी डराउँदै आएको, बट बाटोघाटोमा डराउँदै आएको। कहीँ अब अपरिचित ठाउँमा अपरिचित कन्ट्रीमा गयो भने अब मान्छे कतिपयजना लुट्छन् होइन यताउति। त्यही भएर अब सरसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ हामीले वाट्सएप थ्रुद्वारा। त्यही पनि कति फ्याक पनि हुन्छन्, बट हाम्रो सरले हामीलाई गाइड गरेर यो ठाउँमा झर्नु पऱ्यो, यो ठाउँमा आउँदा राम्रो हुन्छ। हामीलाई सरले मान्छे पनि रिसिभ गर्न पठाउनु भयो। हाम्रो जति म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जति नेपाली भाइहरू छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कोही पनि जसलाई सिक्ने इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि हाम्रो यहाँ आउँदा हुन्छ। दिल्लीमा तपाईँको सेलफोनमा होइन, सेलफोन ट्रेनिङ सेन्टरमा राम्रो र सस्तो र राम्रो शिक्षाको लागि राम्रो ठाउँ छ यो, यही भन्न चाहन्छु म। बस थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ आने से पहले मैं 1.5 साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूँ और यहाँ आने से पहले मैं जैक बैग लगा लेता था और वो 5 वोल्ट की सप्लाई वी बस पे चेक भी कर लेता था। फिर भी कुछ आगे का बोर्नो सॉफ्टवेयर में भी दिखा है तो उसमें पता नहीं चल रहा था। फिर मैं यहाँ आया और यहाँ देखने पर सर ने समझाया कि वी बस की लाइन कौन सी होती है और वो कहाँ जाती है। वो उसमें वो OVP में जाके वो चार्जिंग IC पे जाती है और वहाँ PMID पे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से PMID पे वोल्टेज चेक करने के बाद वो स्विचिंग करके एक कोयल में जाती है और स्विचिंग होने से पहले वो 2 प्रोटोकॉल पे काम करता है। I2C प्रोटोकॉल, SPMI प्रोटोकॉल पे काम करती है IC। और जो 2 SPMI प्रोटोकॉल वो कहाँ से आता है, उसका सिग्नल कहाँ जाता है और उसके पहले I2C प्रोटोकॉल पे 2 पुलअप भी लगे होते हैं और वह पुलअप से कितने वोल्टेज भी आते हैं वो सब कुछ सर ने समझाया। वो कहाँ से वोल्टेज भी आते हैं, PM से आते हैं वोल्टेज, वो भी सर ने समझाया। उसके बाद हमारा थर्मल सेक्शन चला। थर्मल सेक्शन में सैमसंग में कहाँ से कहाँ थर्मल रजिस्टर लगता है और थर्मल R1 R2 रजिस्टर लगता है। वो वोल्टेज डिवाइडर के बारे में बताया कि वोल्टेज डिवाइडर में कौन सी वोल्टेज पुलअप होती है और वहाँ से डिटेक्ट होकर डिवाइडर होकर कितनी वोल्टेज कहाँ CPU में जाती है, तो वो भी हमको सर ने बताया। उसके बाद हमारा लाइट सेक्शन और डिस्प्ले सेक्शन चला। उसमें लाइट सेक्शन में क्या डिजिटल IC, एनालॉग IC चलती है और डिजिटल IC में कितनी पिन होती है और एनालॉग IC में 6 पिन की और 9 पिन की एनालॉग IC भी होते हैं। उसमें PWM का एक सिग्नल आता है जो इनेबल सिग्नल आता है एनालॉग IC में। और उसके बाद हमने डिस्प्ले के ग्राफिक्स नहीं आ रहे तो पहले डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही तो पहले डिस्प्ले ग्राफिक्स पे काम करना चाहिए कि लाइट के पहले नहीं करना चाहिए। वो भी बताया कि पहले ग्राफिक्स बनते हैं उसके बाद डिस्प्ले पे लाइट आती है, वो भी हमने सर ने बताया। और डिस्प्ले पे ग्राफिक्स के बारे में बताया कि ग्राफिक्स के बारे में VSN और VSP +5 -5 वोल्टेज आती है, वो कहाँ से आती है, उसके बाद उसमें इनेबल कितने आते हैं वो भी बताया सर ने। पहला हूँ अँ आयो एनी पहला है ने मैं 1.5 વર્ષ થયા રિપેરિંગ કરું છું પણ કાંઈ આવડતું નહોતું પણ પછી અહીંયા આવીને જાદુ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ ગયું છે અને અત્યારે બધુંય આવડે। કોઈ બી ફોન રિટર્ન બી નહીં જઈ શકે કેમ કે આમાં જે ક્લોક ડેટા डायग्राम में जो हमको डायग्राम में जे लाइनों आती है ना ये वाँचीने આપણે પણ શીખીને કમ્પ્લીટ કરી શકીએ।